नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश में चुनाव का माहौल है, जहां कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं कई राज्यों में उपचुनाव का भी दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की। बता दें, सीएम योगी ने 13 दिन में 37 जनसभाएं की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। वहीं वोट के लिए अपील भी की। सीएम योगी ने यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया और इस चुनाव में प्रचार के समय सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की रही। तो बताते चले कि कई राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव भी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कई जगह जो है 10 राज्यों में 15 जिलों के देखिए उपचुनाव भी कई जगह हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार वो कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट के लिए अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, जिस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां लोगों का हुजूम भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी को अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आए। तस्वीरों के भी जरिए आप देख सकते हैं कि जहां भी योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं वहां जन समर्थन में अपार भीड़ मौजूद रह रही है। और खबर गांधीनगर से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में शिरकत की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां एकत्र आए हैं, बीपीआरएनडी के डीजी श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री विकास सहाय गुजरात के पुलिस प्रमुख, डॉक्टर बिमल भाई जो हमारे एक प्रकार से होस्ट भी है और ये कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सी रवि जोसेफ लोकू जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी, और आज 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं। जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सब ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब, धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं, आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है।
एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए, इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या? इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है, क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका, वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो, तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास, दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन, चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार से की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है। चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है, परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों को समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो,
हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते। हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है, विवाद भी नहीं होता है। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है, जहां उन्होंने गांधीनगर डाक स्थित टिकट प्रदर्शनी फिला विस्टा 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही दांडी कुटीर संग्रहालय का दौरा भी किया। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ और स्मारक टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया गया, जो पूरे क्षेत्र से डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और उत्साही लोगों को आकर्षित करेगा। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में भाग लिया। बताते चले कि इस सम्मेलन में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर चर्चा करने के लिए कानूनी प्रवर्तन अधिकारी, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आए। तो गांधीनगर से तस्वीरें दिखा रहे जहां फिला विस्टा 2024 का उद्घाटन किया गया है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। दांडी कुटीर संग्रहालय का यह दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा जो है गृह मंत्री का बताया जा रहा है। जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहां पर उद्घाटन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जहां पर बताते चले कि उनके साथ कई दिग्गजों की भी मौजूदगी नजर आई। दांडी कुटीर संग्रहालय का दौरा किया और इसी के साथ साथ तमाम जगहों का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री नजर आए। और इसी के साथ साथ अधिकारियों को उच्च दिशा निर्देश देते हुए भी गृह मंत्री नजर आए। फिला विस्टा 2024 के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री पहुंचे हुए थे और उद्घाटन के साथ उन्होंने इस पूरे समारोह में शिरकत की भव्यता बढ़ाते हुए मुख्य जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही। और वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा और लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल जी की जन्म शताब्दी और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर विविध आयोजन होंगे। संविधान दिवस को सभी सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए ली जाएगी। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला परिसर में संविधान गैलरी तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि जनजातीय समाज के गौरव प्रदर्शित करने जनजातीय गैलरी भी खास होगी। मैनपुरी के करहल विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। मैनपुरी में उपचुनाव की वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
तो देखिए उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली, यानी कि कल, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है, यानी कि छुट्टी दे दी गई है और इसी के साथ साथ पूरी तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार मुख्यमंत्री भी वोटिंग के मद्देनजर दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां पर उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बल्कि कई राज्यों में देखिए विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में लगातार महत्वपूर्ण दौरा किया जा रहा है। और वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां केपी कॉलेज से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगी। अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों के सभी मतदान कर्मियों को केपी कॉलेज पहुंचने के लिए 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक में जिलों के जो है जिलाधिकारी और मंडलायुक्त एयर क्वालिटी के विषय पर खास निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्देशों का अनुपालन हो। विशेष तौर पर एनसीआर के 8 जिलों के डीएम को दिशा निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में संविधान मेला युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम बीकेटी में हुई, जहां पर सपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी एथलेटिक्स अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में कराया जा रहा है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा वित्त एवं गृह के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने उक्त प्रतियोगिता के लोगो, शुभंकर एवं ट्रॉफी का अनावरण किया। जो हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं उसके लिए है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बच्चे बच्चियों को केवल पढ़ाने के अलावा स्किलिंग और स्पोर्ट्स, इन दो पे हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर रहता है इन दोनों पढ़ाई के अलावा स्किलिंग पे, ताकि पढ़ने लिखने के बाद वो स्किल्ड हो करके अच्छे नागरिक बने, कंट्रीब्यूशन करें। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक संकल्प लिया गया है, उसमें हम अच्छे बच्चे दे पाए। और खेल पे से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है। आप देखते हैं वो कितना प्रोत्साहन देते हैं। बजट इस बार बढ़ाया गया है और हम लोगों ने माध्यमिक में एक स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें अभी तक बेसिक शिक्षा के 18,500 विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के 12,000 और कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं वो सभी 733, उनके लगभग 2,08,000 विद्यार्थियों को हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। और इसमें हम लोग 3-4 चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो उसके लिए एक तो बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, उनको उसका इक्विपमेंट देना होगा। अगर आप फुटबॉल प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उनके पास फुटबॉल होना चाहिए, उनको एक ग्राउंड होना चाहिए। तो हम लोग जो पंचायत राज विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, उनके साथ मिल करके ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्लेग्राउंड्स डेवलप करा रहे हैं, ताकि बच्चों को स्कूल में या स्कूल के आसपास एक प्लेग्राउंड मिल सके। उनके लिए कोच होना चाहिए और अगर हम कोच अलग से नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनके जो टीचर्स हैं, जो इच्छुक हैं, जो युवा हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करा करके उन बच्चियों के लिए हम अच्छे कोचेज उपलब्ध कराएं, ताकि वो उनकी कम से कम वार्म अप कैसे करते हैं, खेल कैसे सीखते हैं और उनको ऑडियो विजुअल माध्यम से ट्रेन कर पाए अपने स्कूल में और एक्सपर्ट्स को बुला करके उनको करा पाए। और उनको ये तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है उनको ज्यादा से ज्यादा हम कॉम्पिटिशन्स उपलब्ध कराएं, क्योंकि बच्चा जब तक खेलेगा नहीं,
प्रतिभाग नहीं करेगा कॉम्पिटिशन्स में, तब तक वो उसका स्किल शार्पन नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल स्तर पे, और फिर राज्य स्तर पे, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे इनकी प्रतिभागिता कराएं। तो जितना उनको ज्यादा मौका मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे दूसरे स्टेट्स के, उनके साथ वो कम्पीट करेंगे, अपनी कमियां समझेंगे, ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, दूसरे स्टेट का कल्चर सीखेंगे, बच्चों के साथ आदान प्रदान करेंगे, उनकी एक जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, और गेम्स में और पढ़ाई में कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और वो फिर नेशनल लेवल तक जाएंगे, और अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि SGFI के माध्यम से जो इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन है वो भी कराता है। इंटरनेशनली हर एक राष्ट्र में ये गेम होते हैं, वहां पे हमारे बच्चे SGFI के थ्रू जाते हैं। एशियन गेम्स में हमारे बच्चे जाते हैं। बहुत सारे हम जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं आज के, वो SGFI के माध्यम से निकले हुए हैं। तो SGFI के थ्रू और अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें गेम्स के प्रति लालायित हों, प्रोत्साहित हों, उनको हम इक्विपमेंट अवेलेबल कराएं, उनको ड्रेस अवेलेबल कराएं, क्योंकि बच्चों के पास जब ड्रेस होगा, जब बूट्स होंगे, खेलने के लिए इक्विपमेंट होगा, तो वो खेल पाएंगे। और उनके पास अच्छे कोचेज होने चाहिए, उनके टीचर्स ट्रेन होने चाहिए, उनको उनके लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, और उनको पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्मेट मिलना चाहिए, और एक स्टेज अवेलेबल होना चाहिए। तो इन 4 मकसदों के साथ हम लोगों ने ये आयोजन किया है। लखनऊ वाला जो ये आयोजन है, लखनऊ का जो आयोजन है वो सबसे बड़ा होगा, और हम चाहेंगे कि आप आए और देखें कि हम लोग बच्चों को कितनी अच्छी सुविधा देते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जितने स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के बच्चे बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे लिए गेस्ट हैं, उनके लिए हम अच्छी व्यवस्था कराते हैं, ठहरने की, ट्रांसपोर्टेशन की, उनके अराइवल से लेकर के उनके डिपार्चर तक उनको एज गेस्ट हम ट्रीट करते हैं, उनको हम कुछ गिफ्ट देते हैं, और उनको यूपी के जो दर्शनीय स्थल हैं वहां उनको घुमाते फिराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि SGFI में पहले एक था जिसका फील्ड उसका शील्ड, जो आयोजन कराता था वो सबसे ज्यादा ट्रॉफीज और मेडल्स लेके जाता था। हम लोगों ने उसमें शुचिता रखी है, जो बेस्ट है उसको हम देंगे। हम लोगों ने कहा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट के बच्चे हैं और वो आपसे ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको मेडल मिलना चाहिए, उनको ट्रॉफी मिलना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अपने बच्चे उनसे सीखें। तो एक जो खेल भावना सही अर्थों में की जाती है, वो हम लोगों ने SGFI और अपने गेम्स के माध्यम से किया है। अब 2 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक तो ट्रॉफी का अनावरण है, तो आप लोगों की इजाजत से एक ट्रॉफी का अनावरण हम लोग करना चाहेंगे। प्रयागराज में 39वें अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धावक अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में भाग लेंगे। मैराथन सुबह 6:30 बजे आनंद भवन से शुरू होगी और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त होगी। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शादी के बाद पंजीकरण का ट्रेंड बढ़ा है। नए जोड़े 7 फेरों के साथ ही कानूनी बंधन का 8वां वचन ले रहे हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा जोड़े रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 8 साल में शादी के पंजीकरण में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में शादी निरस्त कराने वालों की संख्या भी बढ़ी है। महाकुंभ के लिए भूमि का आवंटन होगा। निर्वाणी अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा को भूमि आवंटित होगी। निर्मोही अखाड़े को भूमि आवंटित होगी। त्रिवेणी मार्ग पर तीनों अखाड़ों को भूमि आवंटित की जाएगी। 10 अखाड़ों को मेला प्रशासन ने भूमि आवंटित की है। और टोल प्लाजा पर मैनेजर के ऑफिस में घुसकर दबंगों ने दबंगई की है। आपको बता दें कि गाड़ियां न निकालने पर 40,000 रुपए महीने की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर अंकित यादव अपने 10 साथियों के साथ टोल मैनेजर के ऑफिस में घुस गया और टोल मैनेजर ने शिवराजपुर राव
बताते चले पुलिस ने लिखित शिकायत की है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मामले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरा मामला जो है ये शिवराजपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। और वहीं काशी विश्वविद्यालय कुलाधिपति जस्टिस गिरिधर बालवीर का निधन अंतिम संस्कार 11 बजे रसूलाबाद घाट प्रयागराज में हुआ। बताते चले कि प्रधानमंत्री के काशी चुनाव लड़ने के दौरान ये प्रथम प्रस्तावक थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।